जैसे कि आप देख रहे हैं, रीडर्स चॉइस की बुक हमारे सामने मौजूद है। क्लास 12 के बच्चों के लिए यानी कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी, यही चैप्टर हमने अभी स्टार्ट किया था। इसकी पहली वीडियो पहले पार्ट के रूप में आप लोगों के पास जा चुकी है, जिसमें हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाया जाएगा और बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी उसका फॉर्मेट आपको दिखाया था। आज आपको हम दिखाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाया जाएगा और उसका पहला प्रश्न आपके सामने मौजूद होगा। और इस वक्त कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए रीडर्स चॉइस की ये बुक है। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, किसी और राइटर की होगी कोई बात नहीं है। अगर आप इस राइटर की बुक के सवालों को समझ लेंगे तो आप अपनी बुक के सवालों को भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां पर हमारा प्रश्न संख्या 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है, इनके जो है 31 दिसंबर 2020 को मोती हैंडीक्राफ्ट लिमिटेड की पुस्तकों से निम्न शेष प्राप्त हुए। अब ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है और इस इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन बोलता है कि आपको लाभ हानि विवरण निम्न समायोजनाओं के आधार पर बनाना है। इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को बनाने के लिए कहा है, लेकिन जो आंसर दिया है ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लॉस प्रॉफिट, मतलब ये पुराने पैटर्न पे दिया है। सॉल्यूशन तो नए पैटर्न का पूछा है लेकिन आंसर पुराने पैटर्न का दिया है। तो हमें इनके आंसर को अब इग्नोर मारना होगा, क्योंकि अब इनका आंसर तो ये वाला तो आने वाला है नहीं और इससे आपको मैच करना भी नहीं है। अब आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का पैटर्न ध्यान रखना है, उस पैटर्न पर सवाल बनाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, इस तरह से आपका पैटर्न बन रहा है नया वाला। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020, ये 31 मार्च 2020, 21, 22, 23 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर पार्टिकुलर्स, नोट नंबर और यहाँ पर करेंट ईयर के प्रॉफिट लॉस खर्चे बर्चे होंगे और यहाँ पिछले साल का होगा। सबसे पहले हमारा पहला भाग होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेलिंग प्राइस, जिसे हम विक्रय बोलते हैं। तो सेल हमारे पास यहाँ पर है 4,10,000 का, साथ में विक्रय वापसी भी 10,000 की है। तो अब विक्रय में से बिक्री वापसी को आप यहां भी घटा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहां पर हम बहुत कम मात्रा में शब्दों का इस्तेमाल करें तो आप नोट्स टू अकाउंट, एक वर्किंग नोट का नाम होता है, यहां पर नोट्स टू अकाउंट होता है, नंबर 1 डालिए और यहां पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखिए। इसमें से सेल्स रिटर्न को घटा के 16,000 मतलब 10,000 रुपए को माइनस कर दीजिए, 4 लाख रुपए यहां पर आएगा और यही सेल आप यहां पर लिख दीजिए। अब इसके बाद आता है खर्चे का नंबर। खर्चे में सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल आता है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालने के लिए आपको वर्किंग नंबर 2 डालना है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, इसमें ओपनिंग स्टॉक को लीजिए, उसमें परचेज लिखिए, परचेज में से रिटर्न को माइनस कर देंगे तो 1,94,000 की परचेज बचेगी। उन दोनों को जोड़ करके क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दीजिए, 1,84,000 आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल आएगा। उसको यहाँ पर आप लिख देंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल के नाम से। इसके बाद एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेज। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेज में एम्प्लॉयज से संबंधित चाहे उनका वेलफेयर एक्सपेंसेज यानी कल्याण व्यय हो, सैलरी हो, मजदूरी हो, कर्मचारियों से संबंधित जितना भी खर्च होगा वो एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेज में आएगा। उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज। इसमें एम्प्लॉयज से संबंधित जो हमारे सवाल के अंदर पॉइंट्स दिए गए हैं, अभी जो हमने मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल की बात की थी उसमें हमने ओपनिंग स्टॉक लिया, परचेज लिया, परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस किया और दोनों को जोड़ने के बाद क्लोजिंग स्टॉक जो अंतिम रहती है सवाल के लास्ट में 45,000, इसको माइनस किया था यहाँ पर, तभी हमारा मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल आया था। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज के लिए एम्प्लॉय से संबंधित 2 प्रकार के खर्चे हैं, एक तो सैलरी है और एक मजदूरी यानी वेजेज है। 80,000 रुपये यहाँ पर हमारे पास है और वेतन का 12,000, 80 और 12 92,000। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 80,000 और 12,000, ये दोनों हमने लिख लिया 12,000 80,000, टोटल 92,000 का हो गया। तो हमने यहाँ पर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज के सामने जाके 92,000 लिख दिया। अब यहाँ पर ज़्यादा लीपापोती करने की ज़रूरत नहीं है, उन सारे खर्चों को जिसके बहुत सारे बन रहे हैं उनका बाहर टोटल कर लो, वर्किंग में जाके वहाँ टोटल करके यहाँ पर एक सटीक अमाउंट टोटल करके इकट्ठा डाल दो। यहाँ पर बहुत सारा लिखने की आवश्यकता नहीं है।
इसके बाद डेप्रीसिएशन का खर्चा आएगा। डेप्रीसिएशन देख लो कहाँ कटेगा, तो डेप्रीसिएशन एक ही कटवाया गया है, वो भी मशीन पर। तो हम मशीन का देख लेंगे। डेप्रीसिएशन मशीन का 10% बोला है, तो मशीन है यहाँ पे 50,000 का, इसका 10% काट देंगे तो 5,000 का डेप्रीसिएशन आ जाएगा, तो वो लिख देंगे सीधा। इसके लिए वर्किंग देने की जरूरत ही नहीं है। अगर 3-4 आइटमों पर डेप्रीसिएशन काटा जाए तो हम वर्किंग नोट में उसको दिखा देंगे, टोटल करके यहाँ लिख देंगे। अदर एक्सपेंसेज में जितने भी खर्चे अब बाकी के बच रहे हैं वो सारे अदर एक्सपेंसेज में आएंगे। तो अदर एक्सपेंसेज में आपको खर्चे की वर्किंग दिखानी होगी। वो कौन कौन से खर्चे हैं देखिए। सबसे पहले यहाँ पर खर्चों को देखें जो खर्चे बचे हुए हैं, जैसे क्रय पर भाड़ा 6,000 रुपये, कोयला गैस 20,000 रुपये, उसके बाद है रेंट एंड टैक्स 6,500 रुपये, और बीमा व व्यय 3,500 रुपये सामान्य व्यय का, और इतने खर्चे हैं। तो हमने इन सभी को यहाँ लिख दिया। क्रय पर भाड़ा, कोयला गैस पानी, रेंट एंड टैक्स, इंश्योरेंस, जनरल एक्सपेंसेज और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। यहाँ पर हमारे देनदार हैं, 5% का बैड डेट्स कटवाने के लिए बोला गया है। तो हमारे देनदार कहाँ पे हैं और उनका 5% यहाँ लिखना है। तो ये रहा 42,000, इसका 5% काटेंगे 2,100 रुपये आएगा। तो यहाँ पर हम 2,100 लिख देंगे। टोटल हमारे खर्चे 38,100 रुपये हो गए। अब हम क्या करेंगे, इतना सारा लिखने के बाद, ये तो वर्किंग में हमने दिखा दिया, सिर्फ हम वहाँ पर अदर एक्सपेंसेज में जाएंगे, 38,100 रुपये एक अमाउंट लिखेंगे, ये रहा 38,100। अब हम क्या करेंगे, 4 लाख की सेल में से, ये हमारा जो 4 लाख का सेल है, इसका जो वर्किंग नोट नंबर है 1 है। यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट में ही पहली वर्किंग में इसको दिखाया है, तो यही नोट नंबर हम डालेंगे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल का नंबर 2 है, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल उसके सामने है लिख देंगे 2। जो भी जिसका वर्किंग नोट नंबर होगा, और जिसका हमने नहीं लिखा है वो आपको हमने इसलिए रोक दिया ताकि आपको लिख लिख के दिखाएं भी। तो जैसे मैंने अदर एक्सपेंसेज का नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर अदर एक्सपेंसेज का और एम्प्लॉयज बेनिफिट का ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है। तो हम इनको 3 नंबर एम्प्लॉयज बेनिफिट के सामने जाएंगे 3 लिखेंगे, और यहाँ पर अदर एक्सपेंसेज में 4 लिख देंगे। ये हमारा नोट नंबर हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स यहाँ पर आएगा, एंड टैक्स। तो अब यहाँ पर जो पहला अमाउंट है वो तो यहाँ पर है 4 लाख रुपए। दूसरे नंबर पे खर्चा है, खर्चे में इतने सारे आ गए 1 2 3 4। तो हम पहले वाले अमाउंट में से, यानी इसमें से इन सारे खर्चों को, यानी दूसरे नंबर के अमाउंट को घटाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट माइनस सेकेंड हमने किया है, तो 4 लाख में से 1 2 3 4, इन चारों को माइनस किया तो ये आ गया 80,900 रुपये। ये हमारा प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट हमारा इस साल का है, लेकिन अगर सवाल में पिछले साल का भी प्रॉफिट दिया है तो सामने वाले, जैसे यहाँ लिखा लाभ हानि खाते का क्रेडिट शेष, ये पिछले साल का बैलेंस है, तो सामने इसको भी लिख दीजिए 10,000 रुपये, जिससे कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर वाला भी पॉइंट आपका अब यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपको एक्सेप्शनल आइटम में और क्या लिखना है, एक्सेप्शनल आइटम में आपको वो आइटम लिखने होंगे जो व्यापार की सामान्य गतिविधियों से थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस आने के बाद उस जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट का एक्स्ट्रा यूज क्या होता है। जैसे इन्होंने कहा जो सामान्य संचय है, प्रॉफिट में से 10,000 रुपये सामान्य संचय में, 18,000 रुपये लाभांश के लिए रखना होगा। तो ये लाभांश के लिए हम लाभ का हिस्सा ही लाभांश कहलाता है। तो जब लाभ आएगा जब ही तो लाभांश निकालेंगे। तो ये एक्सेप्शनल आइटम के द्वारा हम लिखेंगे। तो यहाँ पर 18,000 ये और 2,000 का इंटरिम डिविडेंड और भी कटवाया गया है, तो 18 और 2 20 और 10 30, ये 3 अमाउंट यहाँ लिखे जाएंगे। यहाँ लिख देंगे एक्सेप्शनल आइटम, रिजर्व, डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड, ये तो टोटल हो गए 30,000। इसमें से 30,000 घटाएंगे तो 50,900 आएगा। अब इसमें से तो कुछ घटेगा नहीं, ये तो 10,000 है, यही रहेगा, 10 का 10 ही रहेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। तो 3 में से, यानी तीसरे नंबर का यही प्रॉफिट है, इसमें से चौथे नंबर को माइनस किए तो हमारा ये आ गया, इस नाम से लिख देंगे। अब टैक्स इसमें दिया नहीं है, टैक्स होता तो उसको हम घटाते, फिलहाल टैक्स नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी नहीं है, टैक्स भी नहीं है। तो अब हमारा जो ये 50,900 रुपया है, यही हमारा प्रॉफिट फॉर द पीरियड हो जाएगा। यानी 5वें में से हमने 6ठे 7वें को घटाया तो सेम अमाउंट रह गया। तो 50,900 में से कुछ नहीं घटा तो 50,900 ही रहेगा। 10,000 में से भी यहाँ कुछ नहीं घटेगा, 10,000 रहेगा। तो हमारा सवाल यहाँ पर हो करके ख़त्म हो गया, रुक गया और आंसर हमारा आ गया। तो अब हमने जो देखा है शुरुआत,
इसकी वर्किंग को आप देखेंगे, इसकी वर्किंग का नाम है नोट्स टू अकाउंट। इसमें भी पार्टिकुलर्स रुपये जैसे लिखते हैं और इस प्रकार से वर्किंग को दिखाते हैं। जो अमाउंट आपका आता जाए उसको आप यहाँ पर लिखते जाएं। अच्छा होगा कि आप जो भी अमाउंट आपका आए उसे आप बंद कर दीजिए, जिससे पता चले कि उसका अगले वाले अमाउंट वर्किंग से कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। यानी दो अलग चलता है, पहला वर्किंग अलग होता है, दूसरा तीसरा ये सब अलग होते हैं, इनका दूसरे किसी से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ऐसे ही यहाँ पर आपको बहुत सफाई से काम करना है, किसी प्रकार की लीपापोती नहीं करनी है और बहुत बारीकी से आप देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो आंसर आपका 50,900 और 10,000 दोनों मिला के 60,900 लास्ट आंसर है। इससे अगर आप मैच करेंगे 60,900 रुपया ये आपका लास्ट आंसर है। अब क्योंकि पुराना पैटर्न खत्म हो गया है लेकिन उन्होंने आंसर पुराने पैटर्न का दिया, यानी कि बुक वालों ने चेंजिंग करते समय इसको ये तो सब कुछ बदल दिया कि ये लाभ हानि विवरण वगैरह बनाएंगे, लेकिन समय योजनाओं वगैरह को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो आंसर दिया ये पुराने पैटर्न का दे दिया, जो कि अब नए पैटर्न के अनुसार जो आंसर आना है अब वो ये आंसर आएगा इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यहाँ पर बना के दिखा चुके हैं। आपके पास किसी भी राइटर की बुक होगी आप इससे ऐसे ही ट्राई कीजिए और कोशिश कीजिए आपका आंसर बिल्कुल सटीक बैठे। मैक्सिमम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, सवाल को सॉल्व करते रहेंगे, कंटिन्यू प्रैक्टिस लिखेंगे ना जितना ज़्यादा उतना अच्छा समझ में आएगा। तो अगली वीडियो में हम आपको अगला सवाल पेश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो शेयर जरूर कीजिए।